जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित पेडागॉजी से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गणित अधिगम के पक्षों में शामिल नहीं है। ठीक है ना, गणित अधिगम के जो पक्ष होते हैं उनमें किसको शामिल नहीं किया गया है? प्रकार्यात्मक पक्ष को, अनुशासिक पक्ष को, या फिर सांस्कृतिक पक्ष को, या फिर विकासात्मक पक्ष को। तो इसके अंतर्गत जो है विकासात्मक पक्ष को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि विकासात्मक पक्ष क्या होता है? विकासात्मक पक्ष का मतलब होता है कि इसमें गणित अधिगम के पक्षों में इसको शामिल नहीं किया जाता है, जबकि गणित अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, प्रकार्यात्मक या फिर अनुशासनिक, जिसमें विद्या शाखा के अंतर्गत आता है, और फिर तीसरा है सांस्कृतिक पक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गणित अधिगम के तीनों पक्षों में कौन सा पक्ष जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, गणित अधिगम के 3 पक्षों में जो है कौन सा पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो प्रकारात्मक पक्ष जो होता है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गणित अधिगम के प्रकारात्मक पक्षों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है ना, गणित अधिगम के जो प्रकारात्मक कार्य होते हैं उसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता? तो गणित अधिगम के प्रकारात्मक कार्यों के अंतर्गत रसबोध को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी इसके अलावा प्रतिशत, अनुपात, सारणी, ग्राफ, सांख्यिकी, इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, बार बार निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, ये देखिए फिर से एक निगेटिव क्वेश्चन आ गया। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, तो शीघ्रता, शुद्धता से परिकलन करने की योग्यता, या फिर सौंदर्य शास्त्र का अभिज्ञान, या फिर तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता, या फिर क्रम एवं प्रतिरूप पहचानने की योग्यता। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो है सौंदर्य शास्त्र का विज्ञान, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तार्किक ढंग से सोचना, क्रम एवं प्रतिरूप को पहचानने की योग्यता, शीघ्रता एवं शुद्धता में परिकालन करने की योग्यता, ये सब जो है गणित शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं और गणित के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित विषय वस्तु के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बिंदुओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, फिर से एक और नेगेटिव क्वेश्चन, किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए अगर आपको थ्योरी पता होगी तब तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, अदरवाइज इन क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है गणित शिक्षा शास्त्र के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह परंपरागत प्रकरणों का अनुकूलन जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, अर्थात इसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक बिंदुओं के परंपरागत प्रकरणों का अनुकूलन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी शिक्षा अवसर की समानता, सांस्कृतिक विरासत का परीक्षण एवं भविष्योन्मुखी शिक्षा जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गणित की विषय वस्तु के चयन के लिए शिक्षा शास्त्री विचार बिंदुओं का कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, फिर से एक और निगेटिव क्वेश्चन, किसको सम्मिलित नहीं किया गया है इसमें? तो प्राथमिक स्तर के अनुरूप गणित का नवीन विज्ञान, या फिर गणित के अंतर्निहित रुचि एवं चुनौतियाँ, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग, एवं चरित्र निर्माण एवं मूल्यों का अधिग्रहण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ऑप्शन नंबर डी जो है चरित्र निर्माण एवं मूल्यों का अधिग्रहण को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, और बाकी प्राथमिक स्तर के अनुरूप गणित का नवीन ज्ञान, उनकी रुचि एवं चुनौतियाँ, एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका कि गणित की विषय सामग्री के चयन के लिए जिस आधारभूत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया है। ठीक है, गणित विषय की सामग्री के चयन के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है परंपरागत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी निर्णायक परक प्रक्रिया, प्रयोगात्मक प्रक्रिया एवं विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ थ्योरी जरूर पढ़िए आप गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित, अगर आपको क्वेश्चन कर पाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन तो इसके आएंगे ही, बाकी 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पेडागॉजी से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस पर लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर जो है सात्विक नामांकन की उम्र सीमा क्या होती है। ठीक है ना, कक्षा 1 से 5 तक में गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर सार्विक नामांकन की सीमा क्या रखी गई है। तो इसको जो है 6 से 11 वर्ष तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक न्यूनतम अधिगम स्तर की पहचान के लिए 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 1990 की बात कर रहा है, तो यह समिति का गठन जो है प्रोफेसर R.H. दवे की अध्यक्षता में किया गया था। अर्थात 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम अधिगम स्तर की पहचान करने के लिए प्रोफेसर R.H. दवे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इस पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापीकरण के केंद्र बिंदु में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है ना, सार्वत्रिक पहुंच अर्थात 1 किलोमीटर तक की पहुंच तक की सभी शिक्षार्थियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता, या फिर सार्वत्रिक नामांकन, सार्वत्रिक प्राधिकरण, या फिर सार्वत्रिक निरपेक्षता। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो है सार्वत्रिक निरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नामांकन, प्रतिधारण और इसके बाद सार्वत्रिक पहुंच को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। इस पे लिखा हुआ है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा में एक अन्य आयाम सार्वत्रिक संप्रति जोड़ा गया था। उस शिक्षा नीति का आपको बताना है जिसमें जो है सार्वत्रिक संप्रति जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत जो है 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा में अन्य आयाम जो है जोड़ा गया था, सार्वत्रिक संप्रति। ठीक है ना, अन्य कौन सा आयाम है, सार्वत्रिक संप्रति को जोड़ा गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इस पर लिखा हुआ है कि न्यूनतम अधिगम स्तर प्रलेख में गणितीय दक्षताओं के 5 क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है ना, 4 ऑब्जेक्टिव में से किसको 5 क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है सहमति जन्य योग्यता को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो बाकी पूर्णांक संख्याओं को समझना, भिन्न दशमलव प्रतिशत एवं ज्यामितीय आकार एवं स्थानीय संबंधों को समझना को सम्मिलित किया गया है, सहमति जन्य योग्यता को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।